हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे अध्याय 3 परमाणु एवं अणु जानेंगे। अगर आपको कोई भी टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और जहाँ तक होगा आपको अच्छे से समझाने का हम प्रयास करेंगे, ठीक है ना। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अब बिल्कुल भी आपको अगर स्कूल नहीं खुल रहा है, कोचिंग नहीं खुल रही, तो टेंशन नहीं लेना है। बस मैं जितना आपको नोट्स दे रहा हूँ, पूरा एक अध्याय मैं सिर्फ एक ही वीडियो में आपको दूंगा। केवल एक अध्याय आपको एक ही वीडियो में दूंगा, और ऐसे ऐसे आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे जो कि आपके स्कूल में या फिर कोचिंग में लिखवाया जाता है, क्योंकि हम खुद ऑफलाइन अपनी कोचिंग चलाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एनसीईआरटी पर हिंदी मीडियम के लिए है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी बच्चे हैं क्लास 9 के, वो बिल्कुल टेंशन फ्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आपका जो चैप्टर है अध्याय 3 क्या है? परमाणु एवं अणु, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो ये आपका अध्याय 3 चैप्टर रहा। तो सबसे पहला इसमें आता है, वो क्या आता है? रासायनिक संयोजन के नियम या फिर रासायनिक संयोग के नियम, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है? रासायनिक संयोग के नियम क्या है? तो पदार्थों का निर्माण विभिन्न प्रकार के परमाणुओं या अणुओं मिलने से या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। मतलब जितने भी पदार्थों का निर्माण हो रहा है वो विभिन्न प्रकार के परमाणु हो सकते हैं। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो जल बनाता है, कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ बना रहा है ना। सोडियम क्लोरीन के साथ क्रिया करके NaCl नमक बनाता है। तो इसी प्रकार जितने भी परमाणु है या फिर बात करेंगे अणु है, ये सभी मिलकर या रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों का निर्माण होती है। ये अभिक्रियाएं जिन नियमों के द्वारा होती है उन्हें रासायनिक संयोजन के नियम कहते हैं। और जो ये पदार्थ बन रहे हैं परमाणु या अणुओं के मिलने से या फिर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, और इसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या बोल देते हैं हम लोग? रासायनिक संयोजन के नियम या फिर रासायनिक संयोग के नियम। रासायनिक संयोग के पहले नियम में जो आपके क्लास 9 में आता है वो आता है द्रव्यमान के संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम। पहला कौन सा नियम आता है? द्रव्यमान के संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता का नियम। बोले तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और इंड्यूस ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर। द्रव्यमान के संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम। तो द्रव्यमान के संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम की खोज किसने की थी? तो सबसे पहले आपको इसको ही जानना है। तो द्रव्यमान के संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम का जो खोज किए थे वो किए थे एमवी लोमोनोसोव ने किया था। द्रव्यमान के संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम का खोज किसने किया था? एमवी लोमोनोसोव ने किया था। और इसकी पुष्टि किसने की थी? लेवासियो तथा लैंडोल्ड। किसने किया था? लेवासियो तथा लैंडोल्ड ने इस नियम के पुष्टि किया था। मतलब समझिए, आप पेन तो खोज के चले गए, ये पेन आपने खोज के चला गया, लेकिन इसकी एक तरह से जो डिटेल दी वो किसने दिया? ये पेन ही है। पुष्टि किसने की? लेवासिये तथा लैंडोल्ड ने। अब बात आती है कि द्रव्यमान संरक्षण या द्रव्य की अविनाशता के नियम है क्या? तो द्रव्य अविनाशी है। द्रव्य अविनाशी मतलब कि उसका आप विनाश नहीं कर सकते। ये सोचिए कि आप इसको जला दे तो इसका विनाश हो जाएगा, तो कतई होने वाला नहीं है। यह पेन से, प्लास्टिक से और किसी में बदल जाएगा, कार्बन में बदल जाएगा, अन्य पदार्थ में बदल जाएगा, उष्मा में, ऊर्जा में बदल जाएगा, लेकिन ये कभी नष्ट नहीं होगा। अर्थात द्रव्य अविनाशी है। रासायनिक अभिक्रिया में कोई द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी आप द्रव्य को नष्ट नहीं कर सकते, और जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है न तो उसमें कोई द्रव्य उत्पन्न होता है और न ही कोई द्रव्य नष्ट होता है, बल्कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। ओके,
दूसरा जो नियम आता है वो आता है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपेशन, ठीक ना। तो ये स्थिर अनुपात का नियम क्या है, तो स्थिर अनुपात के जो नियम की खोज किए थे वो किए थे J.L. प्राउज्ड ने। स्थिर अनुपात के नियम की खोज किसने किया था, J.L. प्राउज्ड ने किया था। किस सन में, सन 1799 ईस्वी में किया था। तो स्थिर अनुपात के नियम का खोज किसने किया था, आपको सीधा बता देना है कि सर J.L. प्राउज्ड ने ही स्थिर अनुपात के नियम का खोज किया था। अब स्थिर अनुपात का नियम है क्या, थोड़ा ये बता दीजिए सर। तो प्रत्येक शुद्ध रासायनिक यौगिक में स्थित तत्व एक निश्चित भारानुपात में पाए जाते हैं, चाहे उसे किसी भी विधि से बनाया या फिर प्राप्त किया जाए। जितने भी शुद्ध रासायनिक यौगिक होते हैं उसमें जो तत्व होते हैं एक निश्चित भारानुपात, मतलब एक उनका अनुपात होता है, निश्चित अनुपात में ही पाए जाते हैं। अब वो चाहे आप जिस विधि से बनाएं या फिर उसको प्राप्त करें। जैसे H2O में, जल में देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:8 के अनुपात में क्या होते हैं, यह स्थित रहते हैं। जितने भी जल के अणु होते हैं क्या 1:8 से अलग हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, इतने ही पाए जाएंगे जितने भी जल के कण होते हैं। अब आपका आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब क्या आता है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत भैया क्या है, तो डाल्टन ने 1803 ईस्वी में सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। तो डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया था, सन 1803 ईस्वी में सबसे पहला परमाणु सिद्धांत को दिया था। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं निम्नलिखित है, यानी कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में उन्होंने क्या क्या बताया। कभी कभी दे देता है कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कब प्रतिपादित किए थे, अभी डाल्टन ने अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया था, सन 1803 ईस्वी में दिए थे। एक बात याद रखना। अब आता है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की प्रमुख परिकल्पनाएं, कौन कौन सी उनके नियम है। तो पहला उन्होंने ये कहा था परमाणु के लिए कि प्रत्येक तत्व अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। जितने भी तत्व हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, वो किससे बना है, बहुत ही सूक्ष्म कणों से, जिसको आप केवल माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देख सकते हैं, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य कण है, यह अभिक्रिया में बिना विघटित हुए भाग लेते हैं, यानी कि टूटते नहीं, तुरंत कूदेंगे, रिएक्ट कर लेंगे, अर्थात इनको कभी आप आरी रेती से काट नहीं सकते, ठीक है ना। अगला क्या है, एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान एवं अन्य सभी गुणों में समान होते हैं। एक ही तत्व के जितने भी परमाणु होते हैं द्रव्यमान में एवं अन्य सभी गुणों में क्या होते हैं, वो समान होते हैं। अगला पॉइंट क्या है, दो या दो से अधिक परमाणु एक सरल गुणित अनुपात में रासायनिक संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। तो दो या दो से अधिक जो परमाणु होते हैं वो किसमें संयोग करेंगे, सरल गुणित अनुपात में रासायनिक संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। पांचवा पॉइंट देखें तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भार एवं द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। जितने भी तत्व होते हैं उनके परमाणु भार जो होते हैं क्या होते हैं, हमेशा हमेशा भिन्न भिन्न होते हैं। अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कमियां क्या क्या थी, ठीक ना, डीमेरिट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की निम्नलिखित कमियां थी। पहला क्या है कि परमाणु लंबे समय तक अविभाज्य नहीं है। डाल्टन ने कहा कि जो परमाणु है यह अविभाज्य है हमेशा के लिए, बट ऐसा नहीं है, वो अविभाज्य नहीं है, बल्कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन परमाणु के मुख्य घटक होते हैं और ये टूट भी सकते हैं, याद रखना। दूसरा, एक ही तत्व के परमाणुओं का भार कुछ भिन्न हो सकता है, लेकिन डाल्टन ने यह कहा कि एक ही तत्व के परमाणु भार, आकार, संरचना में समान होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरी क्या कमी थी भैया, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भार समान हो सकते हैं। जितने भी तत्व के परमाणु क्या हो सकते हैं, वो भार में समान हो सकते हैं। अगला है चौथा, समान प्रकार के परमाणुओं से बने पदार्थ के
गुण भिन्न भिन्न हो सकते हैं। समान प्रकार के परमाणुओं से बने जो पदार्थों के गुण हो सकते हैं क्या हो सकते हैं, वो हमेशा और हमेशा भिन्न भिन्न हो सकते हैं, समान नहीं हो सकते हैं। मतलब कि वो समान भी हो सकते हैं और भिन्न भिन्न भी हो सकते हैं। लेकिन डाल्टन ने तो सिर्फ एक ही बोला था, अगर एक समान है तो एक समान रहेगा, भिन्न है तो भिन्न भिन्न रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आधुनिक परमाणु सिद्धांत, मॉडल एटॉमिक थ्योरी। अभी भैया आधुनिक परमाणु सिद्धांत क्या है, तो 20वीं सदी के आरंभ तक थॉमसन, रदरफोर्ड, चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि परमाणु अविभाज्य नहीं बल्कि विभाज्य कण है, अर्थात इसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में तोड़ा जा सकता है या फिर बांटा जा सकता है। ये आधुनिक परमाणु सिद्धांत में बताया गया। अब आधुनिक परमाणु सिद्धांत के नियम के अनुसार क्या क्या हो जाएगा, तो परमाणु विभाज्य है। परमाणु विभाज्य मतलब परमाणु को तोड़ा जा सकता है बल्कि अविभाज्य नहीं है। अगला, यौगिक में तत्वों के परमाणुओं में सरल गुणित अनुपात में होना आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो सरल गुणित अनुपात में ही रहे, वो और कुछ भी हो सकता है। तीसरा, तत्वों का मूल आधार परमाणु क्रमांक है न कि परमाणु भार है। जो तत्वों का मूल आधार होता है क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है, न कि क्या होता है, परमाणु भार होता है। चौथा, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से रासायनिक अभिक्रिया होती है। जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आदान प्रदान होता है, तो हमेशा क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। पांचवा देखें तो एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमानों के भी हो सकते हैं, और जब एक ही तत्व के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान के होते हैं तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। छठवां देखें, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं, इसी को हम लोग समभारिक कहते हैं। अब आता है आपका परमाणु। आखिरकार ये एटम क्या होता है, अभी हम लोग तो बहुत सारी चीजों को जान लिया, लेकिन अभी एटम नहीं जाना। तो अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली में एटम होता क्या है, ठीक है ना, क्योंकि इसी में तो पूरा चीज है ना। तो तत्व वह छोटे से छोटा तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे परमाणु कहते हैं, या फिर वह परमाणु कहलाता है, ठीक है ना। तत्व का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन स्वतंत्र अवस्था में कभी नहीं रह सकता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब बात आती है परमाणु का आकार, साइज ऑफ एटम। परमाणु का आकार कितना से कितना होता है, तो परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं तथा परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। जैसे कि 10⁻⁻⁹ मीटर में क्या होता है, 1 नैनोमीटर होता है, तो 1 मीटर में 10⁻+ नैनोमीटर, 10⁹ नैनोमीटर। अब आता है आपके विभिन्न प्रकार के तत्वों के परमाणुओं के संकेत। तो जितने भी तत्व हैं उनके संकेत देखें तो उनके खोजकर्ता के आधार पे, तत्वों के नाम के आधार पे और स्रोत के आधार पे, या फिर किसी रासायनिक अभिक्रिया के नाम या सक्रियता आदि के आधार पे हो सकते हैं। जितने भी तत्व के नाम होते हैं, किसी तत्व के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले चिन्ह को ही उस तत्व का क्या कहते हैं, संयुग कहते हैं। जो तत्व के नाम के स्थान पर जो हम लोग चिन्ह प्रयोग करते हैं उसी क्या कहते हैं, उस तत्व का संकेत कहा जाता है। ओके, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण दे सकते हैं, हाइड्रोजन का क्या संकेत होता है, प्रतीक H होता है। ऑक्सीजन का O होता है, नाइट्रोजन का N होता है, ब्रोमीन का Br होता है और कैल्शियम का Ce होता है। लेकिन कुछ तत्वों के नाम लैटिन आधार पर रखा गया, जैसे कि अगर बात करेंगे सोडियम, अगर हाइड्रोजन का HY नहीं है, H है, लेकिन सोडियम का देखोगे तो सोडियम का क्या होता है, SODIOM, सोडियम, ये होगा। लेकिन इसको हम लोग Na से दिखाते हैं क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम होता है। तो सोडियम को लैटिन नाम के आधार पे रखा गया क्योंकि सोडियम का लैटिन नाम क्या होता है, नेट्रियम होता है, इसलिए इसको Na से दिखाते हैं। वही सिल्वर का ऐसा ही होना चाहिए, बट हम लोग Ar दिखाते हैं क्योंकि इसका लैटिन नाम क्या होता है, अर्जेंटियम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब आपका आता है परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास। ये परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, तो हाइड्रोजन को मानक मानकर परमाणु भार को निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकती हैं।
जैसे कि यहाँ पे देखेंगे क्या हो जाएगा, किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु के कितने गुना भारी है, कितने गुना भारी है। अर्थात तत्व का परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, और वही क्या कहलाता है, तत्व का परमाणु भार। या फिर आप एक और नाम दे सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या एंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु भार कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, परमाणु भार कहा जाता है। ठीक है ना, एक ऐसे भी नाम उसको दे सकते हैं। अगला है यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान इकाई, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है, कार्बन 12 की एक परमाणु का द्रव्यमान स्वेच्छा से ठीक 12 माना गया है, अतः कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान 12वें भाग 1/12 को परमाणु द्रव्यमान इकाई कहते हैं। अर्थात एक एटॉमिक मास यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1/1/12 गुणते कार्बन 12 के एक परमाणु का द्रव्यमान, और यही क्या कहलाता है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। और एक एमयू बराबर याद रखना 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम होता है। अगर वो पूछ ले कि औसत परमाणु भार क्या है, तो सीधा बताना है O2 को मानक मानकर परमाणु भार को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। जैसे कि किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक परमाणु O2 के एक परमाणु के 1/16 भाग से कितने गुना भारी है। अतः तत्व का परमाणु भार बराबर क्या हो जाएगा, तत्व के एक परमाणु का द्रव्यमान बटे 1/16 गुणते 1 O2 परमाणु का द्रव्यमान। अर्थात तत्व का औसत भार बराबर क्या हो जाएगा, A1x1 + A2x2 + डॉट डॉट डॉट, जो भी आपको रखना है, अपान x1 + x2 + डॉट डॉट डॉट। ठीक है ना, जहां A1 A2 क्या है, समस्थानिकों 1 तथा 2 के परमाणु भार, और x1 और x2 क्या है, समस्थानिकों 1 तथा 2 की प्रचुरता, उपलब्धता या फिर प्रतिशत होता है। अब आता है आपका अणु, बोले तो मॉलिक्यूल। ये अणु क्या होता है, तो किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, अणु कहलाता है। तो अणु की परिभाषा क्या देंगे आप, सीधा बता देना है, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तथा जिसमें पदार्थ के सभी गुणधर्म निहित होते हैं, उसे हम लोग अणु कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है, अणु कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे देखें तो जल का अणु अगर देखें तो H2 है, और क्लोरीन का अणु क्या है, Cl2 है। अब आता है तत्व के अणु। ये तत्व के अणु क्या है भैया, तो किसी तत्व के अणु में समान प्रकार के परमाणु होते हैं और बहुत से तत्वों के अणु तत्व के केवल परमाणु से बने होते हैं, जैसे आर्गन और हीलियम इत्यादि। अब आपकी आती है परमाणुकता। तो परमाणुकता क्या होती है, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे कि अब इसमें कितने तत्व हैं, एक है तो इसलिए एक परमाणुक है। इसमें कितने तत्व है, दो है ना, इसलिए द्विपरमाणुक है। इसमें कितने तत्व हैं, 3 है तो त्रिपरमाणुक है। और इसमें कितने, 4 है तो चतुर्थ परमाणुक। और इसमें कितने हैं, 4 और 1 5, तो बहुपरमाणुक यह अणु है। अब आपकी आती है यौगिक के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ये यौगिक के अणु कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर संयुक्त होकर यौगिक के अणु बनाते हैं। उदाहरण जैसे देखें तो H2O में H2 और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 है। उदाहरण के लिए अगर देखें तो CO2 में कितना होता है, 3:8 होता है। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे यौगिक के अणु कहलाते हैं। अब आता है आपका आयन। ये आयन क्या होते हैं, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या ग्रहण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की संख्या परिवर्तित हो जाने के कारण उन पर कुछ आवेश आ जाता है और ये मूलक आयन कहलाते हैं।
जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं या फिर क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है, जिसके कारण उन पर कुछ क्या आ जाता है, आवेश आ जाता है, और ये मूलक आयन कहलाते हैं। और आयन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पहला धनायन, दूसरा ऋणायन। धनायन क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना या त्यागना धनायन कहलाता है, और ऋणायन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है, ऋणायन कहलाता है। ओके, अब आपकी आती इसमें संयोजकता, बोले तो वैलेंसी। संयोजकता क्या होती है, सीधा बता देना है, परमाणुओं के संयोग करने की या तत्वों के संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, या फिर किसी तत्व या मूलक की अन्य तत्वों या मूलकों से संयोग करने की क्षमता, उसकी क्या कहलाती है, संयोजकता कहलाती है, वैलेंसी कहलाती है। आयनों की संयोजकता क्या होती है, वैलेंसी ऑफ आयन। तो आयनों की संयोजकता उन पर उपस्थित आवेशों की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है, और उसी क्या कहते हैं, आयनों की संयोजकता कहा जाता है। परिवर्ती संयोजकता क्या होती है, कुछ तत्व एक से अधिक प्रकार की संयोजकता भी दर्शाते हैं, जैसे कि आयरन होता है, आयरन की संयोजकता क्या होता है, +2 होता है और +3, तो यही क्या कहलाते हैं, परिवर्तित संयोजकता कहलाते हैं। अब आपका कुछ आता है ऋणायन या अम्लीय मूलक। ये ऋणायन और अम्लीय मूलक की संयोजकता कैसे निकालेंगे, तो ये 3 प्रकार से बांटेंगे हैं। पहला क्या है, एक संयोजी आयन, दूसरा द्विसंयोजी आयन, और तीसरा त्रिसंयोजी आयन। तो एक संयोजी आयन में देखें तो इनकी हमेशा आयनों की संयोजकता एक होती है, जैसे क्लोराइड आयन, क्लोरीन आयन है तो इसकी संयोजकता क्या है, -1 है, क्योंकि यहाँ पे एक ही है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए संयोजकता इसकी क्या, -1 है। नाइट्रेट आयन, ये कितने हैं, देखिए इस पे माइनस है और केवल एक है, तो इसलिए -1 है। द्वितीय संयोजी आयन क्या है, देख जाइए, जैसे कि ऑक्साइड आयन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे -2 है, इसलिए यहाँ पे क्या संयोजकता, -2 हो गया। पराक्साइड आयन का देखेंगे तो O2 डबल आयन है ऋणायन में, तो इसीलिए इसका -2 हो गया। लेकिन बहुत सारे तत्व क्या होती है, त्रिसंयोजी आयन होते हैं, जैसे कि नाइट्राइड आयन, N 3 पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, इससे -3 है, और बोरेट आयन BO3 3 आयन को क्या करें, ग्रहण करें, इसलिए -3 है। अब आपका आता है रासायनिक सूत्र लिखना, यानी कि आप लोग रासायनिक सूत्र कैसे लिखेंगे, राइटिंग केमिकल फार्मूला। तो इसके कुछ नियम हैं। सर्वप्रथम दोनों तत्वों अथवा आयनों के प्रतीकों को पास पास इस प्रकार लिखते हैं कि धनावेशित मूलक बाईं ओर लिखा जाए और ऋणावेशित मूलक क्या लिखा जाए, दाईं ओर लिखा जाए। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं, धनावेशित जो इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा वो किधर रहेगा, बाईं ओर, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा वो किधर रहेगा, वो दाईं ओर लिखा जाएगा। जैसे कि सोडियम है, क्या है, सोडियम है, सोडियम आयन है, NaCl है, तो सोडियम कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है, तो धनावेशित है, तो उसको बाईं ओर लिखेंगे। और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऋणायन बनाने लगता है, इसलिए उसको मूलक को दाईं ओर लिखा जाता है। अभी आगे हम समझा देंगे। अब इन तत्वों या आयनों के ऊपर की संयोजकता यानी कि आवेशों को लिख देती हैं, और फिर अब संयोजकता अंकों की परस्पर अदला बदली विनिमय कर देते हैं, और यह विकर्ण नियम कहलाता है। जैसे कि ये है, यह 3 इलेक्ट्रॉन त्याग किया, 3 इलेक्ट्रॉन त्याग करके किसको दिया, B2 को दिया, B2 को दिया, और B2 क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन क्या किया, त्याग किया इधर से, और किसको दिया, इसको दिया, ठीक है ना। ये ग्रहण कर रहा है और ये त्याग रहा है, तो आपस में कर दिए। तो यहां पे इसको क्या लिखेंगे, जैसे कि अभी फेरस सल्फेट है, तो FeSO4, तो यहां पे हो जाएगा Fe डबल आयन प्लस SO4 3 आयन। तो जो 3 है वो कौन है, क्योंकि Fe तो 3 इसको दे रहा है SO4 को, तो Fe 3 SO4 को दे रहा है, तो 3 इसका हुआ, और ये कितना कर रहा है, ये जो है यह यहां पे रिएक्ट करके 2 ग्रहण कर रहा है, तो इसीलिए यहां पे माइनस लगा दिए। तो ये हमारा सूत्र बन गया, क्या बन गया, Fe2 इसका 2
और SO3 आयन, ठीक है ना। इसी प्रकार फेरिक नाइट्रेट का है। अब आपका आता है आणविक द्रव्यमान, बोले तो मॉलिक्यूलर मास। ये आणविक द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई है और इसे U द्वारा व्यक्त किया जाता है या फिर प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। तो आणविक द्रव्यमान, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का देखो तो कितना होता है? एक होता है और यहाँ पे कितने हैं? 2 हैं, तो 2 लिख दिए। और ये यूनिट है मात्रक इसकी। ऑक्सीजन कितना 16 होता है, 16 U हो गया। तो दोनों जोड़े कितना हो गया? 18 U हो गया। कितना हो गया? 18 U हो गया। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है आपका? अगर देखिए तो एक ही है और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 16 है। अब आपकी आती है मोल अवधारणा, मोल कॉन्सेप्ट। तो एक मोल वह संख्या है जो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उपस्थित कणों की संख्या के बराबर होती है। प्रयोगों द्वारा यह ज्ञात किया गया है कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6.023 × 1023 परमाणु होते हैं और एक मोल बराबर क्या होता है? 6.023 × 1023 कण अणु परमाणु आयन हो सकते हैं। मोल का द्रव्यमान क्या है? तो किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किसी पदार्थ का एक मोल का द्रव्यमान उसका क्या कहलाता है? मोलर द्रव्यमान कहलाता है। अतः परमाणुओं के लिए यह परमाणु भार, अणुओं के लिए अणु भार तथा आयनों के लिए आयन भार होता है। ओके, अब मोलों की संख्या देखेंगे। जैसे कि अगर परमाणु के लिए मोलों की संख्या देखें तो ग्राम में परमाणु का भार बटे परमाणु का भार, ग्राम में भार बटे परमाणु का भार। अगर अणुओं के लिए देखें मोलों की संख्या तो ग्राम में भार बटे अणु भार। आयनों के लिए क्या हो जाएगा? ग्राम में भार बटे आयन भार। और गैसों के लिए क्या हो जाएगा? NTP पर गैस का द्रव्यमान गुणित 22.4 बटे NTP पर गैस का आयतन। और मोलों की संख्या देखें तो ग्राम में भार बटे मोलर द्रव्यमान। तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका तीसरा चैप्टर रहा। आप कमेंट कीजिए कि सर कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया, मैं उस पर आपको अलग से वीडियो बना के आपको समझा के प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आपको ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।